हेलो। आई होप सारे अच्छे हो गए। एक गैप हो गया है 3-4 दिनों का लास्ट चैप्टर से इस चैप्टर के बीच में, जस्ट बिकॉज कि सीज़न थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, वायरल फीवर से सफ़र कर रहा था मैं, बट नाउ आई एम अगेन फिट एंड फाइन। और अभी भी हमारे पास जो 45 डेज वाला जो हमने बैच शुरू किया था उसमें अपने पास अभी भी 17 डेज बच रहे हैं, और 17 डेज में मेरे पास बच रहा है कितना, 9 चैप्टर्स। होपफुली हम कर लेंगे कवर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अपन चलते हैं एसएससी के इस बैच का डिफरेंट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो देख लीजिए क्या, वेन डायग्राम। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन जब आपके पास टाइम का प्रेशर होता है कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और वहाँ पर इसके क्वेश्चन जिसमें आप चाहते हैं कि 8 to 10 सेकेंड्स और मैक्सिमम 15 सेकेंड्स में क्लिक करके निकले, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक, ऑल्दो आज की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है क्वेश्चन इतने बेसिक रखने के, ताकि आपको जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ वो मैं समझा पाऊँ। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि वेन डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है। वेन डायग्राम का मतलब होता है 2, 3, 4, 5 जितने भी अलग अलग नेम गिवन होंगे, चाहे वो नेम वेरिएबल्स के हो, नेम किसी थिंग्स के हो, नेम किसी पर्सन का हो, नेम किसी सिटी का हो, आपको बस ये देखना है कि वो सिटीज़, वो नेम एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। अगर आप उनके बीच के रिलेशन को एग्जैक्टली फाइंड कर पाएंगे तो आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जैसे कई बार ऐसा दे देता है, लाइक आप सपोज कर लो, कई बार ऐसा दे देगा दिल्ली, और फिर दे देगा आपको एशिया, और फिर आपको यूनिवर्स, ऐसा कुछ दे दिया। अब हमें ये समझना है कि दिल्ली, एशिया और यूनिवर्स में एक्चुअल में क्या रिलेशन है, कैसे हम इसको कोरिलेट करें। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा ज्योग्राफिकल सोचना शुरू करोगे। अच्छा, ये जो हमारा दिल्ली है, अगर देखें कंटिनेंट वाइज तो किस कंटिनेंट में, एशिया में है। अच्छा, फिर एशिया का कैसा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा ऐसा बन सकता है, यही है ना। और इसी से रिलेटेड आपका जो ऑप्शंस बनाते हैं, वो ऑप्शन में क्या कुछ क्रिएट कर देते हैं। ऑप्शन में 3-4 डिफरेंट ऑप्शन मेंशन कर देंगे। जैसे सपोज कर लो अभी मैंने लिख दिया दिल्ली, तो मैं आपका हो सकता है कि मैं ऐसा एक बना दूं डायग्राम, हो सकता है कि मैं इसमें ऐसा डायग्राम बना दूं, हो सकता है कि मैं इसमें ऐसा डायग्राम बना दूं। Now you have to decide कि on the basis of given these three names, जो मैंने एक पर्टिकुलर शहर का नाम ले दिया, एक कंटिनेंट का और एक तो थ्रू आउट मतलब यूनिवर्स की बात कर दी, तो उसमें इस तीनों में से कौन सा मोस्ट सूटेबल है। मेक श्योर मोस्ट सूटेबल है ना। आप देखो कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ दिल्ली एशिया में, कुछ दिल्ली एशिया के बाहर दूसरे कंटिनेंट में ये कंसीडर नहीं कर सकते। इसमें अगर दिल्ली को एशिया में कंसीडर भी कर ले तो ऐसा थोड़े कि एशिया का थोड़ा सा पार्ट यूनिवर्स में, बाकी तो गैलेक्सी ही अलग है, उसमें चेंज ही हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते ना। तो आप एक एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट कन्फिग्रेशन चेकआउट कर लें, तो बस यही है और कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं जितना ईजिली बोल रहा हूँ, क्या ये चैप्टर उतना ईजी है? आंसर नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इतने शानदार लेकिन टिपिकल मिल जाएंगे जहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को। आई डू अग्री, उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अच्छा, ये वेन डायग्राम मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं पढ़ाऊँ आपको सिलॉक्स पढ़ाने के बाद, और इसीलिए मैंने इतने इंतजार के बाद वेन डायग्राम तक पहुंचने की कोशिश की है। पहले हमने सिलॉक्स पूरा कंप्लीट किया है, और आई होप आपको वो बड़े अच्छे से याद होगा। और अगर वो बहुत अच्छे से याद होगा तो कुछ कनेक्टिविटी उस टॉपिक से भी इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, वेन डायग्राम में कुछ नंबर्स का भी प्ले कर दिया जाता है। कैसा प्ले कर दिया जाएगा नंबर का? लाइक ऐसा सपोज कर लो, एक पैटर्न आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा। सपोज कर लो एक बना दिया सर्कल बना दिया ऐसा, और इसको बना दिया कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा। और यहाँ पर कुछ 5, 10, 15, 20 ऐसे हर जगह कुछ नंबर मेंशन किए जाएंगे। सपोज कर लो इसको दे दिया इन्होंने क्या, इंग्लिश, इसको दे दिया इन्होंने क्या, मैथ्स, और इसको दे दिया इन्होंने क्या, रीजनिंग। और अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर गुड एट ओनली इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश में बात की जाए, वो आर गुड एट इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। यही सब प्ले हो जाता है। जब कई बार, जैसे मैंने अभी बातों में ये क्वेश्चन निकल आया, मैंने आपसे पूछ लिया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो केवल इंग्लिश में अच्छा है, ओनली इंग्लिश। इसका मतलब आपको इस इंग्लिश में भी
उस पार्ट को एलिमिनेट कर देना है जिसको मैथ्स और रीजनिंग कवर कर रहा है। तो देखिए तो सिर्फ 5 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर गुड एट इंग्लिश, ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया, इसका मतलब इस इंग्लिश के अंदर आने वाले जितने हैं वो सब शामिल हो जाएंगे, चाहे वो मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, डजंट मैटर। तो ये ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक आपका ये कैलकुलेशन बस इस पैटर्न का आ जाएगा। तो आपके यही 2 पैटर्न है वेन डायग्राम के, इसी को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 12, नेम वेन डायग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस। सो गिव अ थॉट टू दिस क्वेश्चन, गिव a proper thought to this question and try to give the correct answer as well। कैसे रिलेशन निकालें? अब मेरी बात समझो। ट्रैवलर्स, अगर हम कुछ पर्सन्स की बात कर रहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या सारे ट्रैवलर्स ट्रेन से जाते हैं। आप कहोगे नहीं सर, कुछ ट्रैवलर ट्रेन से भी जाते हैं, कुछ ट्रैवलर बस से भी जा सकते हैं, कुछ ट्रैवलर पर्सनल व्हीकल गाड़ी से, बाइक से, कुछ ट्रैवलर्स फ्लाइट से जा सकते हैं। तो ट्रेन से जा सकते हैं, और कुछ किससे जा सकते हैं? बस से। मतलब ये ट्रैवलर का पार्ट बस में भी होना चाहिए और ट्रेन में भी। लेकिन क्या ये ट्रेन और बस एक दूसरे को ओवरलैप करा दें? तो कहोगे नहीं सर, ट्रेन इज़ अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट एंड बस इज़ अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट। इसका मतलब अगर मैं इसको क्या कंसीडर करूं बस, इसको क्या कंसीडर करूं ट्रेन, और इसको क्या कंसीडर करूं ट्रैवलर्स, जिसका कुछ पार्ट बस में भी है, कुछ पार्ट ट्रेन में भी है, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं, वो किसी से भी जा सकते हैं। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आया बेसिकली क्या फाइंड करना है? बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं इस पीपीटी में, ताकि आप इसकी कनेक्टिविटी को समझ पाए। और अगर कनेक्टिविटी को अच्छे से समझ लिया तो फिर मुश्किल क्वेश्चन भी आसान लगने लग जाएगा आपको। इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। अब ये क्या है? प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस क्या है, क्या रिलेशन है इकोनॉमिक्स में? अगर आप अपना आंसर पॉज देके कर लीजिएगा। अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है जितना उसका इन्वेस्टमेंट होता है और जितना रिटर्निंग होती है। अगर उसमें पॉजिटिव गैप रहे, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्निंग ज़्यादा, तो वो प्रॉफिट हो जाता है। अब वो अपने प्रॉफिट को कंपनी कुछ अपने पास रखती है, कुछ अपने एम्प्लॉय के बीच में बांट देती है, जिनकी वजह से वो प्रॉफिट हुआ है, जितना मेहनत एम्प्लॉयज़ ने किया। तो आजकल कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। आप जितना काम करने वाले हो, आपसे उतना ज़्यादा काम करा लिया जाएगा, और बदले में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, शायद 2 शब्द, वो भी कुछ दिनों के लिए। आपसे एक छोटी सी गलती हो जाए, आपकी सारी उतार दी जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अर्श से फर्श पे पहुंच जाते हैं, है ना। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब बहुत अच्छा करते रहे, बहुत अच्छा करते रहे, ओहो ही इज़ डूइंग गुड, ही इज़ डूइंग गुड, ही इज़ डूइंग गुड, एक छोटा सा मिस्टेक तो करके दिखाइए। बहरहाल अपन उस लाइफ में नहीं है, तो लौट आते हैं यहाँ पर। अब ये जो प्रॉफिट है, जब एक एम्प्लॉय को दिया जाता है तो बोलते हैं बोनस, और यही प्रॉफिट जब किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है उसी के अंदर डिविडेंड भी आएगा और बोनस भी आ जाएगा। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? आई थिंक ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। सो मेरे हिसाब से जो आपका आंसर है वो होना चाहिए करेक्ट, दिस वन। डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, Which of the following diagrams indicate the best relationship between women, mothers and। अच्छा, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन में से मैंने ले लिया था। मदर, वुमेन्स, मदर्स एंड इंजीनियर्स। अब आपको ये समझना पड़ेगा एक चीज़ कि क्या सारी वुमेन मदर है? आप कहोगे नहीं सर, कुछ ऐसी भी लेडी होती है जो बैरन होती है, जिनको अपना बच्चा नहीं हो पाता है। क्या सारी मदर्स वुमेन है? आप कहोगे हाँ सर,
मदर का मतलब ही है वुमेन, अदरवाइज फादर। अच्छा, इंजीनियर्स का कैसा करें? तो बेटा इंजीनियर्स वो भी हो सकते हैं जो मदर है, इंजीनियर्स वो भी हो सकते हैं जो वुमेन है लेकिन मदर नहीं है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब इसका बेस्ट रिलेशन अगर कोई दे सकता है तो जो मेरी समझ जाती है उस हिसाब से आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ये हमने बड़ा सा पार्ट बना दिया किसका? वुमेन का। और ये किसका हो गया? मदर का। उसके अंदर ही तो सारी मदर आनी है। और ये हमने बना दिया इंजीनियर्स, कुछ इंजीनियर्स मदर भी, कुछ इंजीनियर्स वुमेन भी। समझ आई बात? तो आपका कोरिलेशन इसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो आई थिंक चीज़ें जो हमारे बच्चे एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, उनको समझाना बेसिक पर्पस है। बाकी जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। बहुत सिंपल सा है। आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बनेगा? फैक्ट्री के अंदर। मशीनरी कहाँ है? फैक्ट्री के अंदर। तो फाइंड करिए कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये आपका जो बड़ा वाला कन्फिग्रेशन है, ये क्या है? फैक्ट्री। इसमें ये क्या है? मशीन। और ये क्या है? प्रोडक्ट। राइट। चलो अच्छा सुनो, थोड़ी सी लेस एनर्जी दिख रही होगी आपको क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट हाँ चूँकि आपसे वादा कर रखा है कि विदिन 45 डेज सिलेबस कंप्लीट कराना है तो कराना है। अब क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। यार एग्जाम्पल मैंने ऐसा ही दिया था। अब इसमें बेटा देखोगे तो ये जो हरियाणा, ये किसके अंदर? इंडिया के अंदर। इंडिया किसके अंदर? वर्ल्ड के अंदर। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वर्ल्ड इंडिया के अंदर है, इंडिया हरियाणा के अंदर है, ऐसा तो नहीं कह सकते। हरियाणा छोटे वाला इंडिया के अंदर, ये रहा सबसे छोटे वाला इंडिया किसके अंदर? वर्ल्ड के अंदर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट। ठीक है, आई थिंक ये जो 5 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं इतने बेसिक्स थे, इतने सिंपल थे कि रिलेशनशिप कैसा क्रिएट करना होगा ये आप समझने लग गए होंगे। बहुत मुश्किल नहीं है। डन। अब आते हैं नेक्स्ट इस पैटर्न पे। इसमें क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग डायग्राम द बॉयज हु आर एथलेटिक आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा? हमें एक बार ये देखना पड़ेगा क्या कि ये जो रेक्टेंगल है ये किसका है? बॉयज का। बस यही इसमें ध्यान देना है। ये जो सर्कल है किसका? एथलेटिक्स का। ट्रायंगल गर्ल्स एंड क्वाड्रिलेटरल यानी स्क्वायर शेप समझ लीजिएगा। इसको लग तो नहीं रहा है बट समझ लीजिएगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग रेक्टेंगल ऑलरेडी ले चुके हैं। ये किसका? डिसिप्लिन का। अब समझिए क्या इसमें वो यूज़ किया है? ओनली नहीं, तो हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है? हु आर एथलेटिक। अब पहले चेक करते हैं एथलेटिक किससे? सर्कल से है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? इस सर्कल की बात कर रहे हैं। और इस सर्कल में हमारे पास 7 है, 6 है, 5 4 3 and 2 इतने सारे 7 6 5 4 3 2 इतने सारे हैं। लेकिन अब एलिमिनेशन करना पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन्ड, और डिसिप्लिन भी होना चाहिए। डिसिप्लिन किससे कर रहा है? स्क्वायर से। इसका मतलब अगर इसकी बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो ये नंबर जो 7 6 5 4 3 सब स्क्वायर के बाहर है, सब एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या अपने पास? 2। और करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 2। इतना सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। बस दिक्कत ये रहती है कि जब टाइम कम होता है, क्रंची कंडीशन होता है कि अरे 10 सेकंड भी इधर उधर गया तो गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इस सेगमेंट में। आपको बस वही ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या लिखा? विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच।
मतलब हमें इसमें से वैसी लड़कियों को निकालना है जो प्लेयर तो है लेकिन कोच नहीं है। अब क्या करें, कैसे करें? तो पहले चेक करते हैं गर्ल्स पे। गर्ल्स की कंडीशन रही ये कौन सा, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में तो बेटा यहाँ पर अगर आप चेक करो तो P भी है, Q भी है, R भी है। अच्छा, नेगेटिव किसका दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है कोच का, कोच नहीं होना चाहिए। तो P और Q में से कोच एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, कोच कौन है? ये सर्कल कोच है, सर्कल कोच है। सर्कल में से Q एलिमिनेट करना पड़ेगा, Q एलिमिनेट कर दिया ना। अच्छा, अब क्या लिखा है? प्लेयर, गर्ल्स हु आर प्लेयर। अच्छा, प्लेयर भी होनी चाहिए। अच्छा, प्लेयर्स कौन सा है? रेक्टेंगल से कर रहा है, ये रेक्टेंगल से कर रहा है। अगर P और R की बात करें तो बेटा P तो सिर्फ गर्ल्स में है, इसका मतलब हमें किसकी कनेक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी? अच्छा, मैंने Q को एलिमिनेट कर दिया है? नो 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 नो, बाय मिस्टेक कर दिया। ये जो कोच के अंदर है बेटा ये R है, R है, R। तो हम R को एलिमिनेट करेंगे, Q को बचा के रखेंगे। Q ही करेक्ट आपका आंसर होगा, Q, क्योंकि ये Q किसके अंदर आ रहा है? इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, जो गर्ल्स और प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कोच नहीं है जो सर्कल से बाहर है, इसलिए Q इज द करेक्ट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए पैसेज बड़ा है बट क्वेश्चन सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। आई होप आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है चेक करते हैं। क्या लिखा है देखिए, The different regions of the figure from 1 to 12. How many person can speak Marathi and Telugu both? हमें चाहिए वैसे पर्सन्स की बारी जो मराठी भी बोल सकता हो एंड तेलुगु भी बोल सकता हो। अब सबसे पहले इसमें देखिए मराठी की अगर बात करें तो ट्रायंगल टू दोज हु नो मराठी, इसका मतलब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो मराठी जानता है। तो इसमें नंबर्स आपके कितने हैं? 3, 4, 6 एंड 7, ये ट्रायंगल के अंदर है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अब अपने को करना पड़ेगा तेलुगु का। तेलुगु क्या है? लिखा है बिग स्क्वायर हु नो तेलुगु। अच्छा, अब अगर इस दोनों कंडीशन में देखें तो एक ये स्क्वायर है जो छोटे वाला है और ये दूसरा स्क्वायर है जो बड़े वाला है। अब इस दूसरे स्क्वायर में वैसे नंबर को ढूंढना है जो 3, 4, 6, 7 को कर रहा हो कवर। तो इसमें 4 और 3 तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा? 6 और 7। तो ये 6 और 7 हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब बात रही कि क्या यहाँ पर ओनली वर्ड यूज़ कर रखा है। अगर ओनली वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ वैसा निकालना पड़ता है जो मराठी हो और तेलुगु बोलता। ओनली तो है नहीं, इसका मतलब ये जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी, हम उसको भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट इन केस ऑफ ओनली आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ता। तो फाइनली ये 6 और 7 13, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। क्वेश्चन में क्या मेंशन है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी पर्सन्स में कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बट बोथ द लैंग्वेज ओनली। मेक श्योर, यहाँ पर ओनली हो गया, इसका मतलब अब इसने क्या लगा दिया है? रिस्ट्रिक्शन, जिसकी बात मैं पिछले 3 क्वेश्चन से कर रहा हूँ। ओनली का मतलब न केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी। एलिमिनेट कर लेते हैं। इंग्लिश कौन सा है? इंग्लिश ये रहा। इसमें कौन कौन से नंबर है हमारे पास? इसमें हमारे पास नंबर है 5, 2 और 12। अच्छा, इंग्लिश के बाद कौन सा है? हिंदी कौन सा है? हिंदी ये रहा सर्कल। अच्छा, इस सर्कल में से अगर 5 to 12 की अगर बात करें तो 12 एलिमिनेट हो जाएगा, बचा हमारे पास 5 और 2। बट मेक श्योर कि ये 5 और 2 केवल इसी दोनों में होना चाहिए। अगर मैं 5 को देखूं तब तो ये दिख रहा है कि केवल ये स्क्वायर और सर्कल के अंदर यानी इंग्लिश और हिंदी के अंदर है, लेकिन अगर मैं इस 2 की बात करूं तो इसको एक तीसरा कन्फिग्रेशन भी कवर कर रहा है जो क्या है? तेलुगु। और वो तेलुगु रिस्ट्रिक्ट हो गया किसकी वजह से? इस ओनली की वजह से। इसका मतलब 2 एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा क्या? 5। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। तो ये बस एलिमिनेशन है। मैं हमेशा क्या पैटर्न लगाता हूँ, अगर आपके पास 2 से 3 अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स गिवन है तो उसमें से किसी एक वेरिएबल को बेस कंसीडर करके पहले नंबर पुट कर लो एंड द रेस्ट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एलिमिनेशन, नेगेटिव है तो नेगेटिव एलिमिनेशन, और इन केस ओनली यूज़ किया गया हो तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही एलिमिनेशन आपको करना पड़ता है, क्योंकि ओनली टर्म का मतलब ही है रिस्ट्रिक्ट कर देना कि अगर वो किसी के पास जाएगा इसका मतलब ये कि वो उसके अलावा किसी और के पास नहीं जा सकता, दूसरे पर्सन के पास। ये रिस्ट्रिक्शन। यही था आपका वेन डायग्राम जिसके 2 डिफरेंट सीक्वेंस है।
पहला सीक्वेंस जो सिलॉग्स बेसिस पर है, आपको सिर्फ 3 4 5 डिफरेंट वेरिएबल्स का एग्जैक्ट रिलेशन जो मोस्ट प्रॉक्सिमेट आपके ऑप्शंस में गिवन हो वो चेकआउट करना पड़ता है, आपको वो फाइंड करना पड़ता है। बहुत बेसिक्स है, क्वेश्चंस भी मैंने पीपीटी में बहुत बेसिक लिए थे ताकि आप समझ पाओ एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है वो जो कन्वे मैं करना चाह रहा था आप तक वो कर पाऊँ उसको, इसलिए। और दूसरा पैटर्न ये यहाँ पर कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा कुछ कोशिश रहती है इनकी कि ट्रिकी क्वेश्चंस का फ्रेम किया जाए। बट एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि वेन डायग्राम वन ऑफ द ईजीएस्ट है। कब? जब आप थोड़ा शांति से सॉल्व करो, जब आपको ये पता है कि आपके पास 10-12 मिनट्स है और उसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें इसको ऐसा ना कर ले कि अच्छा बहुत ईजी है तो बहुत जल्दी में करके निकल जाते हैं, इस वजह से ज़्यादातर गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक जो नेक्स्ट मैंने आपको बता रखा है या जो आपकी तरफ से मैसेजेस आए थे कि क्या करना है वो था फिगर काउंटिंग का। तो फिगर काउंटिंग ही पढ़ने वाले हैं। उसके पहले 6-7 डाउट्स है आपके, वो 6-7 डाउट्स के लिए एक डिफरेंट लेक्चर ही मैं डालूंगा प्रोबेबली वेडनेसडे को। जो डाउट्स वाला होगा आपको वेडनेसडे को डाल दूंगा मैं, एंड देन थर्सडे को फिगर काउंटिंग का। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पढ़ते रहें और डाउट्स के जो आपके नंबर्स हैं उसको और इंक्रीज़ करें। वो इंक्रीज़ तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।